हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर सेकंड में हमने प्रश्न नंबर 52 तक सामाजिक अध्ययन के पांचवें प्रश्न पत्र में हमने प्रश्न नंबर 52 तक पढ़ा था। बहुविकल्पी प्रश्नों को और एनालिसिस किया था। चलिए आज की इस राजन सीरीज के वीडियो लेक्चर नंबर हम लोग 3 में हम लोग प्रश्न नंबर 53 से बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। डियर फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी हैं स्टूडेंट जुड़ जाएं, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट का प्लेलिस्ट है और पेपर फर्स्ट बाल विकास, पेपर सेकंड शिक्षण अधिगम, पेपर थर्ड आपका विज्ञान, पेपर फोर्थ आपका मैथ और पेपर फिफ्थ आपका ये सामाजिक अध्ययन, इसका प्लेलिस्ट लिंक है। तो वहाँ से जाइए, जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी क्लास का नोटिफिकेशन है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? तो मैंने आपको ये बताया था, भूमध्य रेखा। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 क्या है? मूल अधिकारों की संख्या है। तो आपको पता है हमारे संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हम लोगों को दिए गए हैं। तो भारत के नागरिकों के कुछ मूल अधिकार हैं, जो कुछ फंडामेंटल राइट है जो उन्हें किसी भी कीमत पे दिया जाना चाहिए। ठीक है। और कुछ मूल कर्तव्य है जो हमारे भारत के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वो उन कर्तव्यों को निर्वहन करें। तो मूल अधिकार क्या हो जाएंगे आपके? तो 6 आपके मूल अधिकार हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान ने हमें 6 मूल अधिकार दिए हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 55 क्या है? मूल कर्तव्यों की संख्या है। तो 6 हमारे मूल अधिकार हो जाएंगे और 11 हमारे, यानी कि 6 का दूना करेंगे तो 12, एक घटा दीजिए 11, ये ट्रिक है। यानी कि फंडामेंटल राइट हमारे 6 हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 11 हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 56 क्या है? सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन फसल क्या मानी जाती है? जौ, गेहूं और तथा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है आपकी जौ और गेहूं दोनों, यानी कि सबसे प्राचीन फसल जौ भी माना जाता है, गेहूं भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाए, और तथा दोनों। ठीक है। इसी प्रकार के फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड के पूछे जाते हैं सामाजिक अध्ययन में। तो मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का संबंध आपका सिंधु नदी से है। ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में जो था वो सिंधु नदी से था। तो मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे मिला था, तो इसलिए उसका संबंध सिंधु नदी से हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 58 है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाली जो ऋतु होती है, समर होती है, समर सीजन। तो क्या हो जाएगा वो आपका 15 मार्च से 15 जून आपका क्या माना जाता है? ग्रीष्म ऋतु माना जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है। तो मोहनजोदड़ो के जो एक्सक्रेटर हैं वो कौन है? तो आपके मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता आपके हो जाएंगे हड़प्पा के आपके दयाराम साहनी हैं, ये तो होंगे नहीं। मोहनजोदड़ो के क्या कौन हो जाएंगे? राखल दास बनर्जी। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता आपके हो जाएंगे राखाल दास बनर्जी। मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है? तो देखिए, मैकमोहन रेखा का संबंध हमारा भारत और चीन के बीच में क्या होता है? भारत और चीन के बीच का जो कंट्रोल लाइन है वो क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच का मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। ठीक है। तो जो रेड क्लिफ लाइन होता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच हमारा मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 61 क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, बृहस्पति है, मंगल है कि शनि है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 क्या है? ठाणे चक्रवात है। तो ठाणे चक्रवात कहाँ का है? असम, भारत, नेपाल, चीन। तो ठाणे चक्रवात आपका भारत का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 क्या है? हरिकेन चक्रवात संबंधित है। ठीक है। तो हरिकेन चक्रवात कहाँ का है? मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होता है कि बंगाल की खाड़ी में कि जापान में कि यूएस से अमेरिका में? तो हरिकेन चक्रवात किससे संबंधित है? तो हरिकेन चक्रवात आपका मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। ठीक है। में उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 64 क्या है? टाइफून चक्रवात कहाँ का है? तो टाइफून चक्रवात आपका बताइए, जापान में कि चीन में कि फिलीपींस में कि सभी में? तो जो टाइफून चक्रवात होता है ये सारे जगहों से होते हुए जाता है, जापान से, चीन से और फिलीपीन से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो टाइफून चक्रवात कहाँ का है? तो सभी जगह का है, जापान का, चीन का और फिलीपाइंस का। प्रश्न नंबर 65 है,
विली विली चक्रवात कहाँ का है? तो विली विली चक्रवात कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए, जापान। तो विली विली चक्रवात आपका कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए नाम में ही विली विली है तो इंग्लिश नाम लग रहा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं कि व्यास हैं कि दोनों हैं कि कोई नहीं है? तो रामायण कौन लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण के रचना हुआ है। संगीत का संबंध है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 100 से संगीत, 100 से सामवेद। ठीक है, तो संगीत का संबंध आपका सामवेद से है। प्रश्न नंबर 68 क्या है? व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। तो व्यापारिक हवाएं कहाँ से मिलती हैं? 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण उत्तर, 40 डिग्री से 50 डिग्री पूर्व पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारिक हवाएं आपका कहाँ मिलती हैं? 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, देखिए ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ। तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो देखिए उत्तर दक्षिण, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इसके आप देखिए यहाँ पे 5 डिग्री से 30 डिग्री जहाँ पे आएगा ये आपका, ये क्या आ जाएगा? व्यापारिक हवाएं। 5 डिग्री से 30 डिग्री आपका उत्तर दक्षिण। प्रश्न नंबर 69 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अकबर। तो जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम कहिए या 24वें तीर्थंकर कहिए, वो महावीर स्वामी ही थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और सबसे अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। और सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 71 है बहुविकल्पी प्रश्न में। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो नए प्रशिक्षु हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी यहाँ से वीडियो डाला जाए आपके पास पहुँच जाए और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ आपका हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से कि गुप्त काल से? तो अजंता कलाकृतियाँ आपके किससे संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं आपका गुप्त काल से ही, ये पहाड़ों को काट करके अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। तो अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो गुप्त काल से ही हैं। तो प्रश्न नंबर 72 हो जाएगा आपका। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो देखिए साउदर्न हेमिस्फेयर, चूँकि हमारा जो ये पृथ्वी है ना, देखिए ये हमारा, देखिए नॉर्थ हो जाएगा ना, ये साउथ हो जाएगा। तो ये हम इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो उत्तरी गोलार्ध ये हो जाएगा। और ये हमारा जो भी एरिया आएगा इसके अंदर, ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया, 2 गोलार्ध हो गए। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है ये बताना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हमारा 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो जो देश आपका पड़ता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर के दिन वहाँ देश पे क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा। प्रश्न नंबर 73 क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग। तो पृथ्वी जो होती है सूर्य के, देखिए आपको पता है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए कोई और ग्रह है। ठीक है, ये देखिए ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी इस सूर्य के। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो आपका 365.25 दिन में। ठीक है, तो 365.25 दिन में आपका पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा लेती है। तो प्रश्न नंबर 74 क्या है? मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? तो भाला था कि कुल्हाड़ी था कि हंसिया था कि हथौड़ा था? तो मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 क्या हो जाएगा? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का, सोना का, एल्यूमिनियम का कि प्लेटिनम का? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा। ठीक है, कॉपर। तो मनुष्य ने सबसे पहले क्या प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 76 है, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रचना। तो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो है तथा धन्वंतरी
किसके दरबार के नवरत्न थे, यानी कि कालिदास भी नवरत्न थे और धन्वंतरी भी नवरत्न थे। ठीक है, ये सब क्या थे, रचयिता थे बड़े बड़े ग्रंथों के। तो ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि थे। ठीक है, कालिदास और धन्वंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 77 क्या है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो एक फाहियान था, एक ह्वेनसांग था। तो चीनी यात्री फाहियान को बताना है कि किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत में समुद्रगुप्त का जब शासन चल रहा था तब क्या होता, फाहियान आया था। प्रश्न नंबर 78 क्या है, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही को ही हम लोग क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। इन्हीं के माध्यम से विक्रम संवत चला था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ही, विक्रमादित्य के समय से ही विक्रम संवत चला था। तो प्रश्न नंबर 79 79 नंबर का प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को तो हम लोग क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो बहुत बड़ा यशस्वी योद्धा था। उसने यूरोप के बहुत सारे रीजन में क्या किया था, अपना साम्राज्य फैलाया था। तो इसीलिए वो बहुत बड़ा योद्धा था, इसीलिए उसके नाम पे हम लोग कहते हैं कि भारत का नेपोलियन कौन हो सकता है, तो समुद्रगुप्त है। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 क्या है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। ये हम लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 81 है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग बताइए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग जो था ना, वो आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, देखिए ह्वेनसांग में ह आया है, तो ह्वेनसांग में ह आया है तो याद करेंगे जो ह्वेनसांग है वो ह से हर्षवर्धन। ठीक है, ये दोनों चीनी यात्री थे, ह्वेनसांग और फाहियान दोनों क्या थे, चीनी यात्री थे। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। प्रश्न नंबर 82 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 82 क्या है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज क्या है, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 83 क्या है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। यानी कि आपको पूछेगा जो मेगास्थनीज द्वारा मेगास्थनीज इंडिका का जिसने रचना किया था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत में आया था। प्रश्न नंबर 84 क्या है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो कला एवं स्थापत्य, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, राजस्व एवं भूमि कर, साम्राज्यवाद। तो बताइए गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो कला एवं स्थापत्य के लिए था, यानी कि आर्ट एंड कल्चर, जो उसका स्थापत्य कला था। स्थापत्य मतलब बिल्डिंग वगैरह, जैसे उस टाइम इमारत, ऐतिहासिक इमारत हो गया, जो भी कलाएं होती हैं उसके अंदर जो भी कलाकृतियां होती हैं उसके लिए। तो गुप्त राजवंश किसके लिए, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश बहुत फेमस था। प्रश्न नंबर 85 क्या है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है, ठीक है, तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए मान लीजिए यह कोई हवा का झोंका है, समुद्रों में जो चक्रवात चलता है, तो मान लीजिए यहाँ पे केंद्र में जो प्रेशर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जब प्रेशर इस केंद्र में बहुत ज़्यादा है तो क्या होंगी, यहाँ की जो हवाएं होंगी ऐसे बाहर की साइड चलेंगी। ठीक है, ऐसे बाहर की साइड चलेंगी, ऐसे बाहर की साइड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रति चक्रवात। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलेंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवात हो जाएगा। तो आपका प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में याद रखेंगे कि केंद्र में जो प्रेशर होता है अधिक होता है और इसमें जो हवाएं चलती हैं अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, ऐसे चलती हैं। ठीक है, ये प्रति चक्रवात है।
और चक्रवात की विशेषताएं उल्टा हो जाती हैं। तो चक्रवात की विशेषताएं क्या हैं? यह निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, और तथा व दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए, जो चक्रवात होता है वो क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि प्रति चक्रवात प्रेशर यहाँ पे हाई होता है, ठीक है, केंद्र में। लेकिन जब चक्रवात की बात आती है तो प्रेशर लो हो जाता है। जब प्रेशर लो होगा तो क्या होगा? तो केंद्र से अंदर की ओर आएंगी, ठीक है। ये देखिए, निम्न दाब का केंद्र भी हो गया, और इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, तो केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाएगा। देखिए, ये लो प्रेशर है तो इधर हाई प्रेशर हो जाएगा ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा? केंद्र से बाहर की ओर दाब, केंद्र से क्या होगा? बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। तो ये अ तथा ब दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 क्या है? चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक था। तो चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक कौन था? जयसिंह, तैलप द्वितीय, बिल्हड़, राजेंद्र, ठीक है। तो चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय था। तो चालुक्य वंश जो कल्याणी का संस्थापक कौन था, हम लोग कैसे याद रखेंगे? च से चालुक्य, ठीक है, आ, च से त, ठीक है, चतय याद कर लेंगे तो तैलप द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 88 हो जाएगा। वर्धन वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार, रजिया। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके वर्धन वंश के संस्थापक आपके हर्षवर्धन हो जाएंगे। नाम से वर्धन है तो हर्षवर्धन, ठीक है, उसके संस्थापक हर्षवर्धन थे। प्रश्न नंबर 89 क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। जल्दी से अपने डीएलएड फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और इसे आप लोग व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिंदुसार, अशोक, अकबर, महेंद्र। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने करवाया था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, पंजाब में, सिंध में, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है आपका? तो सिंध में, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 क्या है? आदिमानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे। तो औजार जो होते थे, आदिमानव अपनी रक्षा के लिए किस औजारों का प्रयोग करते थे और वो किस चीज़ के बने होते थे? तो आपके वो लोहे के थे कि तांबे के कि पत्थर के कि लकड़ी के? तो किसके थे? तो पत्थर के थे, ठीक है, वो किसके थे? पत्थर के थे। 92 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो देखिए, मैंने आपको सिलेबस में इसके पहले ही बता दिया था कि सामाजिक अध्ययन, देखिए इतिहास भी क्या है? ये भी सामाजिक अध्ययन है। नागरिक शास्त्र, सिविक्स भी सामाजिक अध्ययन है। ये केमिस्ट्री क्या है? साइंस में आ जाएगा, विज्ञान में आ जाएगा। तो ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ऑप्शन नंबर वो आपका उत्तर हो जाएगा, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 93 क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रश्न नंबर 94 क्या है? तो प्रश्न नंबर 94 देखेंगे अब क्या हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर। तो पंचायती राज प्रणाली में जो ग्राम पंचायत का गठन होता है किस पे होता है? ऑब्वियसली जब ये पंचायती राज है तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 95 क्या है? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी मुद्रा, जौ, कपास, कांसे के औजार। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हड़प्पावासी आपके कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। प्रश्न नंबर 96 क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? देखिए, मैकमोहन चाइना के बीच का है, ठीक है। मकर रेखा, देखिए ये दूसरी रेखा हो जाएगी। कर्क रेखा की रेड क्लिफ सीमा। तो आपको पता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका रेड क्लिफ लाइन जो होता है उस वही क्या होता है? उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 97 क्या हो जाएगा? भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा क्या है? तो भारत के मध्य से आपका कौन सा रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। तो मान लीजिए अगर ये भारत की सीमा है, ठीक है,
तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 98 क्या है? भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत तथा चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन हो जाएगा, रेडक्लिफ, कर्क, मकर रेखा। तो कौन हो जाएगा इन चारों में से? तो भारत तथा चीन के मध्य आपका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत और चीन के मध्य आपका मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 99 क्या है? चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक। तो जो चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है उसमें किसका तात्कालिक वर्णन है? तो राजनीतिक स्थिति, तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन है, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे। तो ये कौन रत्न थे? तो आपके जैन धर्म में थे, ठीक है। इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों को नंबर तक पढ़ लिया है। तो चलिए आगे के जो प्रश्न होंगे सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र में हम लोग क्लास नंबर, इसके आगे वाला जो क्लास है वो क्लास 1, 2, 3 यानी कि चौथा क्लास जो होगा इसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेढ़ फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।